वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स राइटर। तो दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो था राइट टू फ्रीडम। तो अब जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, इस अधिकार का नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों, ये आर्टिकल दो आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो दोस्तों, इसी टॉपिक को आज अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों, इस टॉपिक में सबसे पहले जो बात है इसमें यह है कि आर्टिकल 23 जो बात करता है, यह कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। सबसे इम्पोर्टेंट कुछ अधिकार थे जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए, वो ये थे कि कुछ आर्टिकल भारतीय नागरिकों को मिलते थे तो कुछ आर्टिकल विदेशी नागरिकों को मिलते थे। पर ये जो अधिकार है यह भारतीय और विदेशी दोनों नागरिक के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मानव तस्करी और भिखारियों तथा इसी प्रकार अन्य जबरन श्रम निषेध है और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। ये जो बात बोली गई थी, ये बोली गई थी जावेद बनाम हरियाणा राज्य में। तो दोस्तों, इसमें जो शामिल होगा, एक तो होगा इसमें कि पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, यानी किसी व्यक्ति को बेचा जाता है या खरीदा जाता है, इसमें महिलाएं और बच्चे भी होते हैं, तो उन पर रोक लगा रखी है। नेक्स्ट है कि महिलाएं और बच्चों को अनैतिक दुर्व्यापार, यानी कि किसी भी बच्चों को या महिलाओं को बेचा नहीं जा सकता। इसमें नेक्स्ट है वेश्यावृत्ति भी इसमें शामिल है, यानी कि जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है जिसमें उसमें धकेल दी जाती है कुछ महिलाएं वेश्यावृत्ति में, तो उस पर भी रोक लगाई गई है। नेक्स्ट है कि देवदासी और दास, यानी कि किसी प्रकार का संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया था। इसके तहत इन सभी चीज़ों पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट है कि बेगार का अभिप्राय क्या है। तो बेगार दोस्तों अच्छे से समझ लेते हैं कि बेगार होता है कि बिना पारिश्रमिक के काम करना। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से कोई बिना भुगतान के काम करा देते थे। तो यही है कि किसी व्यक्ति को अगर आप बिना उसके वेतन के दिए बगैर काम कराते हैं तो उसे ही बेगार बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह बाल श्रम के अन्य प्रकारों यथा बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बंधुआ मजदूरी यह थी कि अगर कोई व्यक्ति था और कोई जमींदार व्यक्ति था, उसने किसी को कर्ज दे रखा था, तो पहले तो उस कर्ज में उस व्यक्ति का जो परिवारजन थे वे उस काम को करते थे, और मान लीजिए कि वे व्यक्ति उस जो कर्ज है उसको नहीं उतार पाते थे तो उसके जो बच्चे थे उन्हें भी वह उतारना पड़ता था। वो उसे बहुत बोलते थे बंधुआ मजदूरी, यानी कि जो काम बड़े करते थे उसी काम को छोटे बच्चों पर थोप दिया जाता था, तो इसे बंधुआ मजदूरी बोला था। ठीक है, तो इसे कानून बनाकर इस पर रोक लगाई थी भारत सरकार ने। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बात हो रहा है, इसमें एक अपवाद भी है कि यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिनके लिए वह धन देने को बाध्य नहीं है। लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को अगर कोई सेना में या कोई भी अपना दायित्व देना चाहते हैं तो वह कुछ चीज़ें की डिमांड नहीं कर सकता है, तो उसके लिए एक इसमें यह है कि यह अपवाद है। ठीक है, तो एक और है इसमें कि केवल धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग या उनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार मैंने आपको बता दिया है कि बिना भुगतान के बलपूर्वक या श्रम द्वारा दूसरों की सेवाओं का दुरुपयोग है, यानी किसी को अगर बिना वेतन के आप काम कराते हैं तो वह कहीं ना कहीं बेगारी में आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कई आश्रय पर रहने वाले समुदाय थे जिन्हें बिना किसी भुगतान के शारीरिक और कृषि श्रम में संलग्न होने के लिए मजबूर किया गया था। तो दोस्तों, कुछ जमींदार लोग थे जो नीचे तबके के लोग होते थे, उन्हें में जबरन बंधुआ मजदूरी में धकेल देते, तो उसको भी में जो वेतन नहीं देते थे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 किसी प्रकार के शोषण पर रोक लगाता है, यानी कि अगर किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण शोषण होता है तो हर चीज़ पर यह रोक लगाता है। नेक्स्ट है कि पारिश्रमिक दिए जाने पर भी किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
यानी कि आप किसी को अगर वेतन भी दे रहे हैं, ठीक है, और वह मना कर रहा है कि मुझे यह काम नहीं करना है, तो आप उसे जबरन कहीं भी किसी भी प्रकार से उस काम में धकेल नहीं सकते हैं। तो जबरन श्रम निषेध है, ये भी हमने समझ लिया। न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिया जाए तो इसे भी जबरन श्रम माना जाता है। यानी कि आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि आपको किसी मजदूरी के लिए 500 रुपये पर डे चल रहा है और आपको उसके 250 रुपीज़ दिए जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या माना जाएगा, ये भी श्रम निषेध, यानी कि ये भी जबरन श्रम माना जाता है। ठीक है, ये भी एक कहीं ना कहीं क्राइम है। नेक्स्ट है कि यह अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी को भी असंवैधानिक बनाता है। तो दोस्तों, बंधुआ मजदूरी मैंने आपको बता दिया है कि जो अपने बड़ों के काम को, मतलब अपने बड़ों को जो कर्ज है उसे उतारने के लिए जो छोटे बच्चों से काम कराता है उसे बंधुआ मजदूरी बोला जाता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को ऐसे ऋण या ऋण से सेवाएं देने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे चुकाया नहीं जा सकता, यानी कि वो चुकाया नहीं जाता है, उस पर भी इंटरेस्ट लगाते रहते हैं। कोई जमींदार लोग थे पहले, तो उसे चुकाया नहीं जाता था, तो उसमें ही पूरा ही, जैसे कि कोई बड़े व्यक्ति भी उसमें रह गए, उसका पूरा परिवार, फिर उनके बच्चे हुए भी उसी में लगे रहे, तो वह कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी है। ठीक है दोस्तों, और मैंने बताया आपको वेश्यावृत्ति के लिए भी मजबूर किया जाता है किसी महिला को, तो यह भी है संवैधानिक है, यह भी है एक प्रकार का क्राइम है। यह अनुच्छेद तस्करी को भी असंवैधानिक बनाता है, यानी कि किसी भी प्रकार के महिला या बच्चों को खरीद फरोख्त होती है तो वह भी कहीं ना कहीं एक क्राइम है। नेक्स्ट है कि भले ही संविधान स्पष्ट रूप से गुलामी पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, लेकिन जबरन श्रम और यातायात शब्दों को शामिल करने के कारण अनुच्छेद 23 का दायरा व्यापक है। तो दोस्तों, ये बताया किसी को जबरन रूप से गुलामी पर प्रतिबंध है, किसी को आप जबरन काम नहीं करा सकते हैं। ये यही बताया कि इसलिए दोनों देशों के, यानी कि ये भारतीय नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को सभी को शामिल है, ये कि सभी को यह अधिकार प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्य इन कृत्यों जिन्हें अपराध माना जाता है कि अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके नागरिकों को इन बुराई से बचाने के लिए बाध्य है और समाज से इन बुराइयों को खत्म करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। दोस्तों, ये राज्य का दायित्व है कि वह इन सभी प्रकार की जो समाज में फैली हुई बुराई है इनसे बचाएगा। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा जैसे सशस्त्र बलों में भर्ती असंवैधानिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि जैसे कि सशस्त्र बलों में सेना की भर्तियों को असंवैधानिक रूप से, मतलब कि वो किया जाता है कि वहाँ पर भर्ती रैली पूरी की जाती है, तो वो कहीं भी कहीं प्रकार से संवैधानिक नहीं है। ठीक है, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, किसी कोई सैनिक ये कहने लगे कि भाई हमसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, हम इतने इतने घंटे वर्क किया जा रहा है, तो वह बंधुआ मजदूरी में नहीं आएगा, यानी कि वह किसी भी प्रकार से आर्टिकल 23 का हनन नहीं करता है। इसमें जो संसद ने कानून पारित किए है वह है महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1956, यानी किसी भी महिलाओं को देह व्यापार में धकेला जाता है तो उससे भी संबंधित एक कानून लाया था। नेक्स्ट लाया था जो बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, यह सबसे इम्पोर्टेंट कानून है जिसके अंतर्गत बंधुआ मजदूरी और शोषण के विरुद्ध अधिकार को इन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 24, यानी कारकुनों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। तो आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियां या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन प्रतिषेध करता है। ठीक है दोस्तों, तो यही है कि आप 14 से साल से नीचे बच्चों को काम कराते हैं तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 24 का हनन है, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चों को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 14 साल के जितने भी कम उम्र के बच्चे इन्हें किसी प्रकार से किसी भी अवैध खान या कारखाने में धोखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये किसी भी रोजगार पर ये रोक लगाता है ही कि किसी प्रकार से उन्हें उस चीज़ में धकेला नहीं जा सकता। आर्टिकल 24 के अनुसरण में पारित कानून कारखाना अधिनियम 1948, यह कानून क्या कहता है कि स्वतंत्रता के बाद कारखानों में बच्चों के रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने वाला पहला अधिनियम था। अधिनियम ने न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की थी। ठीक है दोस्तों, इसमें पहले एक कानून नहीं था कि पहले बहुत से छोटे छोटे बच्चों को भी किसी खान या कुछ भी बहुत से कारखाने होते थे उसमें धकेल दिया जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा हिंसा होती थी या किसी बच्चे की जान भी चली जाती थी। तो इसी पर रोक लगाया था 1954 का जो कानून आया था। इसमें क्या था कि 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात में काम नहीं लिया जा सकता,
इसमें यह था कि रात में जो 17 साल से नीचे के बच्चे हैं ना, उनसे रात में काम नहीं लिया जा सकता था, यानी कि उन्हें घर भेज दिया जाता था, रात की ड्यूटी उनसे नहीं ली जाती थी। तो 1952 का फिर खान अधिनियम आया। यह अधिनियम खदानों में 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को रोजगार पर रोक लगाता है। तो दोस्तों, 18 साल से जो नीचे के बच्चे होंगे ना, वे किसी भी खान में किसी प्रकार का श्रम नहीं कर सकते हैं। फिर आया है बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986। यह क्या कहता है? यह भारत में प्रचलित बाल श्रम के खतरे को रोकने के लिए बनाया गया है। एक ऐतिहासिक कानून था। इसमें बताया गया है कि बच्चों को कहाँ और कैसे नियोजित किया जा सकता है और कहाँ कैसे इसकी मनाही है। यह अधिनियम ऐसे बच्चों को ऐसे व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट करता है जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है। और 1986 का अधिनियम 13 व्यवसाय और 57 प्रकार रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कुछ उन्होंने लिस्ट तैयार कर दी थी कि जिसके अंतर्गत किसी बच्चे को इस काम में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यही था ये कानून। फिर आया बाल श्रम निषेध विनियमन संशोधन अधिनियम 2016। यह अधिनियम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है, यानी कि किसी प्रकार से 14 साल से नीचे के बच्चे को कोई भी रोजगार के या किसी भी काम में नहीं लगाएगा। यह खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रियाओं में 14 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के रोजगार पर भी प्रतिबंध लगाता है। यानी कि 18 साल से किसी भी व्यक्ति को जो उससे कम का है, उसे किसी प्रकार के जो खतरनाक कारखाने थे या खाने थे, उनमें किसी प्रकार से उन पर श्रम नहीं लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर आया बाल श्रम निषेध विनियमन संशोधन नियम 2017। सरकार ने बाल और किशोर श्रमिकों को रोकथाम, निषेध, बचाव और पुनर्वास के लिए एक व्यापक और विशिष्ट ढांचा प्रदान करने के लिए 2017 में उपरोक्त नियमों को अधिसूचित किया। नियमों में पारिवारिक उद्यमों के रोजगार संबंधित मुद्दों का स्पष्टीकरण दिया गया और कलाकारों के लिए सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए गए, जिसमें काम की घंटों शर्तें निष्ठ है। यानी कि दोस्तों, उन्होंने यह डिफाइन किया कि कितने साल तक के बच्चों से, या अगर कोई इमरजेंसी में कोई काम करना भी पड़ता है कि कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ बच्चों को पैसा ही होता है, मतलब कि उन्हें कुछ जिम्मेदारियां होती है। मान लीजिए किसी के माँ बाप बूढ़े हैं और उसका बच्चा 18 साल से नीचे है, तो उसे कार्य कराने के लिए तो कुछ घंटे नियमित तय कर दिए गए कि इन घंटों तक के ही उन बच्चों से काम लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यही बताता है। तो इसमें हमने बहुत अच्छे से हर चीज़ को अच्छे प्रकार से समझा कि किस प्रकार से क्या क्या पर निषेध है। और ये दोनों ही आर्टिकल हमारे देश और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, एक और इसमें है कि 2006 में सरकार ने बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, रेस्तरां, दुकानों, कारखानों, रिसोर्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक लगा दी थी। इससे यह था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी। यानी कि बहुत से ज़्यादा उस पर दंड दिया जाएगा जो भी इस तरीके से बच्चों से कार्य लेता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये मैंने दोनों आर्टिकल बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो इसमें मैंने यही बताया कि जो आर्टिकल 23 है वो किसी प्रकार से बलात्सर्म या किसी प्रकार से बच्चों से कार्य नहीं करा सकते हैं, और उसमें महिला और बच्चों को खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। और जो आर्टिकल 24 हमने अच्छे से डिस्कस किया, वह किसी भी कारखाना या फैक्ट्री में 14 साल से नीचे के जितने बच्चे हैं उनसे काम नहीं करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी प्रकार से नए वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। ओके सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।